चैप्टर नंबर 1 का नाम है फंडामेंटल्स। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में आप मानो कि ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, लगभग 10 नंबर तक का। ठीक है, तो देखो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, सारी चीज़ें एक बार पूरी गो थ्रू करते हैं, बेसिक थ्योरी भी और कॉन्सेप्ट्स भी। तो सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था कि पार्टनरशिप क्या होता है। ठीक है, वो तो बेसिक डेफिनेशन है कि दो या दो से ज़्यादा लोगों को हम पार्टनर्स कहते हैं और जो मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं। ठीक है जी। बाकी इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें ये पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, यानी कि फर्म और पार्टनर्स कानून की नज़रों में एक ही बात है, लेकिन पार्टनरशिप एक सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी है, यानी कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तब हम पार्टनरशिप के नज़रिए से करते हैं, पार्टनर्स के नज़रिए से नहीं करते। ठीक है, फिर हमसे कुछ बेसिक फीचर्स पूछ सकता है, वो हमें पता होने चाहिए। तो मिनिमम 2 लोग चाहिए और मैक्सिमम 50 लोग चाहिए, ये पता होना चाहिए। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। रिटन वाले को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है, बाकी पार्टनरशिप एक लॉफुल बिजनेस कैरी करना चाहिए, वो ज़रूरी है। अगर हम लॉफुल बिजनेस नहीं कर रहे तो फिर वो पार्टनरशिप मतलब इसके अंदर कवर नहीं होगा। बिजनेस शुड बी लीगल। फिर एक और बड़ा अच्छा हमने पॉइंट पढ़ा था कि प्रॉफिट शेयरिंग यहाँ पर होना ज़रूरी है, लेकिन लॉस शेयरिंग होना यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो एक पार्टनर ऐसा बोल सकता है कि जो बोले कि मैं लॉस नहीं लूँगा, तो ऐसा हो सकता है इसमें। ठीक है, बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था पार्टनरशिप का वो था म्यूचुअल एजेंसी, यानी कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बिहाफ पे काम कर सकते हैं। बाकी फिर आपको राइट्स लिखवाए थे पार्टनर्स के, मतलब कि पार्टनर्स के कुछ अधिकार होते हैं, वो बहुत ही बेसिक है, उनको रीड कर लेना। आप सिंपल है कि वो बिज़नेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, उससे कंसल्ट किया जाएगा, वो बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, वो प्रॉफिट शेयर करेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि वो किसी नए पार्टनर को एडमिट होने से क्या कर सकता है, रोक सकता है ना। बाकी अगर वो रिटायर होना चाहता है तो रिटायर हो सकता है, और पार्टनर जो है उसको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, इस तरह की मतलब कुछ उसके अधिकार होते हैं। फिर हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में भी लिख लिया था, वो आपको पता है कि पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के तहत रजिस्ट्रार का इस पर साइन होता है फॉर्म्स के। और पार्टनरशिप डीड बनाना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि अगर कभी कोई डिस्प्यूट हो जाए या पार्टनर्स के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसको फिर ईजिली हम सेटल कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप डीड बनाने का ये पूछ सकता है कि भाई क्या फ़ायदा है, तो ये फ़ायदा बता देंगे। बाकी पार्टनरशिप डीड में एलिमेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, आप कोई भी लिख सकते हो, नाम, पता, बिजनेस का, पार्टनर्स का, बिजनेस का नेचर कैसा है, कब बिजनेस शुरू हुआ, किसने कितनी कैपिटल लगाई है, किसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, है ना, ये सब चीज़ें एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद फिर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, वो अब आपको बहुत सिंपल हैं अब आपके लिए। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो बेसिकली क्या होता है कि अगर पार्टनर फर्म को कैपिटल देता है तो बदले में फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट पे करता है। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसमें पार्टनर अगर कुछ पैसा विड्रॉ करता है, ड्राइंग करता है, तो बदले में फिर वो इंटरेस्ट पार्टनर से ड्राइंग का ले लेता है, ये उसके लिए एक इनकम होती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है आपको कि ड्राइंग्स एक अलग चीज़ होती है और विड्रॉल ऑफ कैपिटल एक अलग चीज़ होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ड्राइंग जो होता है वो टेम्परेरी नेचर का होता है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल परमानेंट नेचर का होता है, तो इसीलिए आगे चल के इनके ट्रीटमेंट्स भी अलग अलग होते हैं, ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। अच्छा, फिर तीसरा और चौथा कॉन्सेप्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। हाँ, जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो ये वाला होता है, पहला वाला। ड्राइंग्स को ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं, और जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता है वो होता है विड्रॉल ऑफ कैपिटल, सेम होता है। तो इसीलिए ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है वो टेम्परेरी नेचर का है, और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब है कि आप अपनी कैपिटल में से हमेशा हमेशा के लिए पैसे निकाल के ले गए, तो वो परमानेंट नेचर का होता है ना। अभी इसीलिए हमको ये दोनों वर्ड्स को अलग अलग तरह से पढ़ना और समझना इम्पोर्टेंट रहेगा। अच्छा, फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट था कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर, तो इसका आप डायग्राम देखना बड़े ध्यान से। अब जैसे फर्म ने एक लोन दिया पार्टनर को, ठीक है, तो ये फर्म के लिए एक एसेट है क्योंकि फर्म ने लोन दिया है, तो फर्म इस पर बदले में पार्टनर से इंटरेस्ट लेगा, तो फर्म के लिए ये इंटरेस्ट जो है ये क्या है, सिर्फ इनकम। लेकिन अगर इसको हम उल्टा कर दें डायग्राम को, यानी कि इस बार अगर आप डायग्राम देखो तो इस बार फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो फर्म के लिए लायबिलिटी है, तो इस बार फर्म को इस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो फर्म के लिए एक एक्सपेंस है। तो इन दोनों की अकाउंटिंग भी मतलब हमें अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी आगे चल के।
बाकी कुछ बेसिक प्रोविजंस हैं पार्टनरशिप एक्ट के, वो आपको बता दिया था कि भाई माइनर को एडमिट हम कर सकते हैं, लेकिन सबकी सहमति से और बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, तभी कोई माइनर पार्टनर बन सकता है। बाकी दूसरी बात ये कि रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है। अगर आपको कराना है तो आप कराओ, नहीं कराना तो मत कराओ। और आम तौर पे एक पॉइंट लिखा था कि अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फिर फर्म क्या होगी, डिज़ोल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल बनाया था कि जॉन सीना की डेथ हो गई तो बिजनेस डिज़ोल्व हो जाएगा जनरली। बाकी पार्टनर्स की कुछ लाइबिलिटियाँ होती हैं, 2 लाइबिलिटीज़ हैं मेनली, कि जैसे अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो और आप उसी पार्टनरशिप फर्म के कंपटीशन में कोई बिजनेस कर रहे हो, काम कर रहे हो बिना उनकी सहमति के, तो फिर आप जो भी प्रॉफिट्स उससे कमाओगे वो भी आपको फिर अपनी ओरिजिनल पार्टनरशिप फर्म को देना पड़ेगा। और इसी तरह अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी का यूज़ करके अपने लिए एक पर्सनल कोई प्रॉफिट कमा लेते हो या पैसे कमा लेते हो, तो वो भी पैसा या प्रॉफिट आपको वापस लौटाना पड़ेगा। तो ये लाइबिलिटियाँ पार्टनर की होती हैं। फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो ये रूल्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे पार्टनर को, 0, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लेंगे, 0, सैलरी 0, कमीशन पार्टनर को 0, प्रॉफिट शेयरिंग बांटेंगे इक्वल, और जब इंटरेस्ट पार्टनर को देने की बात होगी तो ध्यान रखना, तो हम 6% पर एनम देंगे, लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन लोन लेने की बात होगी तो फिर 0 लेंगे। तो ये कन्फ्यूजन वाला पॉइंट था, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद एक ये कॉन्सेप्ट करा था, ये अब आपको सिंपल है आपके लिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो चीज़ें हमें कंपल्सरीली देनी पड़ेंगी, चाहे फर्म को लॉस भी क्यों ना हो जाए। और एप्रोप्रिएशन वो होता है जो हम पार्टनर्स को देते हैं, जैसे पार्टनर को हम सैलरी दे रहे हैं, पार्टनर को हम कमीशन दे रहे हैं, या पार्टनर को हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, उनको हम चार्ज एप्रोप्रिएशन बोल सकते हैं। बाकी 3 चीज़ें आपको चार्ज याद रखनी है, बताओ क्या क्या। रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर, और मैनेजर को अगर कमीशन। हमारे 12th के कोर्स में ये 3 मेन चीज़ें हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रहती हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको फिर बातें समझा दी थी। चलो एक बार अकाउंटिंग अब दिखा देता हूँ, जर्नल एंट्री याद होनी चाहिए। अब जैसे जो हमारा कॉन्सेप्ट था इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, तो देखो इसमें डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम से समझा देता हूँ। तो हमने एक एग्जाम्पल करा था कि फर्म ने लोन लिया 1 लाख रुपए का, और इसके बदले में फर्म अब इंटरेस्ट पे करेगा। तो इस इंटरेस्ट की आपको जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए, या लोन जो लिया इसकी जर्नल एंट्री आनी चाहिए। तो लोन लेने की जर्नल एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, ठीक है। अब जो इंटरेस्ट है जो हमने कैलकुलेट करा था 18,000 रुपये, है ना, उसकी क्या एंट्री होगी, तो वो सबको याद होनी चाहिए बहुत अच्छे से। तो बताओ, याद है इंटरेस्ट की एंट्री? नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन, ये आपको याद रखनी है। इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट इसलिए करा क्योंकि वो एक्सपेंस है, और वो लोन को क्रेडिट इसलिए करा क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी को बढ़ा रहा है। ये लॉजिक भी बताए थे। तो एंट्री याद रखनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू लोन। बाकी नेक्स्ट एंट्री वो ऑप्शनल सी है कि भाई उस इंटरेस्ट को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे हम, P&L के डेबिट साइड पर। तो एंट्री बन गई P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये तो एक नॉर्मल एंट्री है, ठीक है जी। बाकी लोन अकाउंट को अगर बोले कि प्रिपेयर करो, तो वो भी आपको सिखा दिया था लेजर के माध्यम से, कि जब हम लोन लेते हैं तो उसकी पोस्टिंग करते हैं बाय बैंक, वो आप वहाँ पर देख लो स्क्रीन पर। और जो इंटरेस्ट होता है वो देखो लोन को बढ़ा रहा है, तो उसको भी क्रेडिट साइड पर पोस्ट कर देते हैं बाय इंटरेस्ट। तो अब लोन की लायबिलिटी कितनी हो गई आपकी टोटल? 1,18,000, ठीक है। तो ये छोटा क्वेश्चन याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद इसी तरह आपको एक और कहानी की अकाउंटिंग याद रखनी है, वो है, इस बार आप डायग्राम को ध्यान से देखना। इस बार फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है और बदले में अब पार्टनर से इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस मिलने वाले इंटरेस्ट की हम क्या एंट्री करेंगे? देखो जी, अब ये इनकम है फर्म के लिए, तो इस बार एंट्री जो हो रही है वो हो रही है पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि पार्टनर से हम ले रहे हैं पैसा, तो इसीलिए पार्टनर को डेबिट करते हैं। और फर्म के लिए इनकम है तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन को क्रेडिट करते हैं। तो आपको पहली एंट्री बिल्कुल ध्यान रखनी है, रट के जानी है घर से। बाकी सेकेंड एंट्री ऑप्शनल है कि इसको P&L में क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस पर आपसे छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, फिर इसी तरह था रेंट पेड या पेबल टू पार्टनर।
ये सिंपल है कि अगर हमें पार्टनर को कोई रेंट पे करना है या पे कर दिया जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उसकी एंट्री क्या लिखवाई थी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, पहले तो सिंपल। उसके बाद रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अगर पेबल है तो, और फिर पीएनएल में उस रेंट को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये एक सिंपल है। तो ये नॉर्मल एक्सपेंस की एंट्री हो जाएगी रेंट की। ठीक है ना, तो इसके भी एग्जांपल आपको करवा दिए गए। अब मेन कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं जो हमारे मतलब एग्जाम में 3 या 4 नंबर का आता है, वो है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। तो वो तो अब आपको याद ही हो गया होगा मोटा मोटा, जो कॉन्सेप्ट में भी बनवा रखा है ना। तो डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में, वो तो सब आपको पता ही है ना। बाकी इसके 1-2 एग्जाम्पल जो थे वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जो अच्छे वाले थे। कि अब कई बार क्वेश्चन में मतलब हमारा अलग अलग हमें अप्रोप्रिएशंस दे रखे होंगे और हमें उन अप्रोप्रिएशंस को पुट करके अपना आंसर निकालना पड़ेगा। तो जैसे हमने एक एग्जांपल ऐसे ही करा था, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब इस एग्जांपल के अंदर क्या था कि हमने मतलब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया भी है और पार्टनर से लोन लिया भी है। तो अब फर्म को इंटरेस्ट पे भी करना पड़ेगा, तो वो फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया, और फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा भी, वो फर्म के लिए इनकम हो गई। तो इस तरह का हमने एक क्वेश्चन डिस्कस करा था। तो बस उसका क्रक्स क्या है वो दिखा देता हूँ। तो हम इस इंटरेस्ट मिलने को या देने को पीएनएल में देखो कहाँ कहाँ लिख रहे हैं वो आप देख सकते हो। जो हमारा एक्सपेंस है उसको कहाँ लिख रहे हैं, डेबिट साइड, और जो हमारी इनकम है उसको कहाँ लिख रहे हैं, क्रेडिट साइड। तो इस पर एक क्वेश्चन बुक के अंदर भी है इसी तरह का। इसी तरह फिर हमने एक टॉपिक करा था ट्रांसफ़र टू रिजर्व का, ये बड़े ध्यान से सुनना। अब ट्रांसफ़र टू रिजर्व का मतलब होता है कि लेट से हमने एक एग्जांपल लिया जहाँ पर हमारे पास नेट प्रॉफिट है 80,000 का, इंटरेस्ट है 10,000 का ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लेते हैं 15,000 है, पार्टनर की सैलरी 9,000 है। ठीक है, अब हमें रिजर्व निकालना है। अब यहाँ पर 2 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनना। अगर क्वेश्चन कहता है कि 10% रिजर्व निकालना है ऑफ नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट किसे बोलते हैं, 80,000 को। ठीक है, नेट प्रॉफिट हमेशा किसे बोलते हैं, 80,000 को। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, तो डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट किसे बोलते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो वो किसे बोलते हैं, जब आप हाँ क्रेडिट के टोटल में से इंटरेस्ट और सैलरी को माइनस कर दोगे, जो आपके पास बचेगा बेसिकली, तो जो आपके पास अभी बच रहा है 66,000, उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। और अगर क्वेश्चन कह दे 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है कि रिजर्व भी आपको अब डिडक्ट करना है, और उसको क्योंकि आप कैलकुलेट कर रहे हो तो फिर आपको ये स्पेशल फॉर्मूला मतलब जो आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे वो लगाना पड़ेगा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट इनटू डिविजिबल प्रॉफिट। तो मतलब देखो 2 शब्द बहुत ही क्रिटिकल हैं कि अगर क्वेश्चन डिविजिबल प्रॉफिट का 10% कह रहा है तो आप 66,000 का निकालोगे, लेकिन अगर वो 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट का कह रहा है तो फिर आपको 10/110 करना पड़ेगा ऑफ 66,000, है ना। तो ये बात बहुत क्रूशल है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन खुद बोलेगा कि किसका करना है। तो क्लियर हो गई कहानी। तो ये भी मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। बाकी इसी तरह एक छोटा पॉइंट होता है बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। तो इसका तो सिंपल मतलब आपको बस क्लियर होना चाहिए। बिफोर चार्जिंग का मतलब होता है पे करने से पहले, और आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है पे करने के बाद। तो ये मतलब एक सिंपल शब्द थे, उस समय हमने इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल कर लिए थे, ठीक है ना। अब बड़ी कैलकुलेशंस के अंदर हम चलते हैं। तो हमने जैसे कुछ एक एग्जाम्पल बनाया था यहाँ पर, वो डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रखा है हमने, जैसे हमारे पास 2 लाख का नेट लॉस था, ठीक है। क्या था, नेट लॉस। 1 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, 2,40,000 की सैलरी थी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8,000 का था। अब आप इसको ऑब्जर्व करो, यहाँ पर 2 लाख का नेट लॉस है और 8,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा लॉस चल रहा है बिजनेस के अंदर, तो हम कोई भी अप्रोप्रिएशन इसमें नहीं देंगे। तो आप देखो, आपको ब्लॉक बना के कटवा रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा और ना ही पार्टनर को सैलरी दी जाएगी। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि अगर बिजनेस में नेट लॉस हो गया है ना, तो फिर हम पार्टनर को कोई अप्रोप्रिएशन नहीं देंगे। तो यहाँ पर आईओसी और सैलरी दोनों कटी हुई हैं, लेकिन आईओडी नहीं काटना। वो क्यों नहीं काटना, क्योंकि वो तो इनकम मिल रही है ना, वो थोड़ी ना रोकेंगे हम। तो आईओडी ज़रूर लिखनी है,
लेकिन आईओसी नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे। तो देने वाली कोई चीज़ नहीं देंगे, मिलने वाली तो जो मिल रही है वो मिलती रहेगी। तो ये हो गया। अच्छा, इसमें फिर हमने ट्विस्ट करा, मान लो आईओडी ज़्यादा मिल जाए, तो ये बहुत अच्छा बन गया था पॉइंट। इस बार आईओडी हमें मिल गया 3 लाख रुपए। कितना मिल गया? 3 लाख। और लॉस हमारे पास था 2 लाख का। तो इस बार देखो, वो ब्लेंडर वाला छोड़ो, तो इस बार हमारे पास 1 लाख रुपए हो गए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो हम इस बार 1 लाख रुपए को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो आप ये देखो, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में। तो अगर आपको याद हो ये कॉन्सेप्ट कि अगर आपके पास प्रॉफिट है कम लेकिन एप्रोप्रिएशन है ज़्यादा, तो फिर आपको वो प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांटना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ ऊपर कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, बस आप देख लेना। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 1 लाख रुपए का, राइट? कितने रुपए का देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 1 लाख रुपए का। और सैलरी कितने रुपए की देनी थी हमको? 240 की। तो हमने इन दोनों फिगर्स का रेशियो निकाल लिया था, जो कितना निकला था फाइनली? 5:12। तो हम अपने 1 लाख के प्रॉफिट को किस रेशियो में हमने बांटा था? 5:12। तो इंटरेस्ट मिलेगा 29,412 और सैलरी मिलेगी 70,588। तो ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है? तो इसमें बहुत सारे इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हो गए। इसी पर आपसे एक एग्जाम्पल करा लिया था जो आपने मेरे से चेप के बाद में सही कर लिया था। फिर अगला कॉन्सेप्ट होता है कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का। तो ये भी याद रखना है। देखो, 2 मेथड्स होते हैं, एक को क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हम बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या मानते हैं? फ्लक्चुएटिंग, ठीक है? अब फिक्स्ड मेथड के अंदर 2 अकाउंट्स बनते हैं। वो तब ये सब बातें तो आपके लिए सिंपल हो गई, तो याद ही होगा। एक होता है कैपिटल अकाउंट जो फिक्स रहता है, और एक होता है करंट अकाउंट जिसमें हम सारी ट्रांजैक्शंस, एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में एक ही अकाउंट के अंदर हम सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं ना, तो ये तो अब आपको पता ही है। बाकी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी हमको पता लग जाएगा। तो इसके तो छोटे मोटे एग्जांपल्स जो आपको करवाए थे वो बेसिक्स हैं, वो आपको हो जाएगा, ठीक है? फिर हमने क्वेश्चंस भी करे थे बुक के कुछ, वो सब सिंपल क्वेश्चंस थे जिसमें डीड साइलेंट है या हमसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, एप्रोप्रिएशंस देखो यहाँ पर ज़्यादा थे, प्रॉफिट कम है, तो फिर से रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में बांटना है, ठीक है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट देखो कैसे बनेगा, एक ब्रीफ आइडिया ले लो। इसमें सिर्फ टोटल 4 चीज़ें आती हैं, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, बस, ठीक है? ये 4 चीज़ें आएंगी। बाकी सब कुछ करंट अकाउंट में लिखेंगे हम, यानी कि जो भी चीज़ें आप पार्टनर को दे रहे हो, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का कमीशन, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो सब क्रेडिट में चला जाएगा। और डेबिट में सारी वो चीज़ें आ जाएंगी जो उसके कैपिटल को कम कर रही हैं, है ना? जैसे ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या लॉस, या पार्टनर से हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये सब चीज़ें डेबिट में आ जाएंगी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट दोनों का मिक्सचर होता है। इसमें आपको सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, जिस एक ही अकाउंट के अंदर आपको सब कुछ लिखना है। आपको कैपिटल्स भी लिखनी है, आपको इंटरेस्ट्स भी लिखने हैं, मतलब सारे अप्रोप्रिएशंस भी लिखने हैं, सब कुछ लिखना है। तो इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बोल देंगे। तो ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं कैलकुलेशन पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। वो बहुत ही सिंपल है। देखो, सबसे सिंपल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैसे कैलकुलेट होता है? टाइम के हिसाब से। टाइम का मतलब है ओपनिंग कैपिटल आपकी 3 महीने तक चली तो आप उस पर 3 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे, फिर अगर वो चेंज हो गई तो फिर नए पे निकालोगे, फिर चेंज हो गई तो फिर नए पे निकालोगे। तो आपको पूरे साल में जितनी बार भी कैपिटल चेंज हुई उतनी बार इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, है ना? अब इसमें क्वेश्चन कई बार आपसे क्या चालाकी कर सकता है कि वो ओपनिंग कैपिटल आपको ना दे, वो क्या कर देगा? ओपनिंग कैपिटल मिसिंग छोड़ देगा। तो फिर आपको पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी और फिर इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो वो आपके लिए थोड़ा मतलब ध्यानपूर्वक करने वाली चीज़ बन जाएगी, है ना? तो इसके हमने एग्जाम्पल्स भी करे थे और इसकी तो हमने वर्कशीट के अंदर खूब सारे क्वेश्चन भी करके देख लिए थे। तो वो आप छोटे छोटे एग्जाम्पल दोबारा से अपने आप रेफर कर सकते हो। इसमें कुछ लंबी चौड़ी कहानियाँ नहीं है, लेकिन हाँ बस ये बात का ध्यान रखना है कि जैसे एक हमने एग्जाम्पल करा था, लेट से ये वाला। अब इसमें ओपनिंग कैपिटल मिसिंग थी, तो देखो मैंने क्या करा, पहले कैपिटल अकाउंट बनाया, उसमें वैल्यूज पुट करके क्या फाइंड आउट करा? ओपनिंग कैपिटल, है ना? उसमें क्या फाइंड आउट करा? ओपनिंग कैपिटल। और फिर उसके बाद हमने ओपनिंग कैपिटल पर, आप इस डायग्राम को थोड़ा सा समझ लो, टाइम के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करा।
है ना। जैसे पहले 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, फिर से कैपिटल चेंज हो गई तो फिर 2 महीने का करा, फिर से कैपिटल चेंज हो गई फिर 5 महीने का करा, फिर से कैपिटल चेंज हो गई तो 4 महीने का करा, तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये मतलब सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड है हमारा होता है। अच्छा, अब आते हैं अकाउंटिंग पर। तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या आप इंटरेस्ट दोगे? नहीं। तो पहला पॉइंट बन गया नो आईओसी। तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो हम आईओसी नहीं देंगे। दूसरा, अगर पार्टनरशिप डीड में ट्रीटमेंट के बारे में साइलेंट है, ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि आप आईओसी को एप्रोप्रिएशन मानते हो या चार्ज मानते हो? क्या मानते हो? एप्रोप्रिएशन। तो अगर आपको आईओसी को कुछ ट्रीट करना है तो आप क्या ट्रीट करोगे? एप्रोप्रिएशन। और थर्ड केस है अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल दे कि आईओसी को तो चार्ज की तरह मानो। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल रहे कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना पड़ेगा, तो फिर तो हम उसको क्या मानेंगे? देना ही पड़ेगा, एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे। तो वो क्वेश्चन में हमको दे देगा कि भाई हमें क्या मानना है। ठीक है ना। तो ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसके मतलब कैलकुलेशन पर बेस्ड कहानी। फिर दूसरे कॉन्सेप्ट की कैलकुलेशन पर चलते हैं, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में थोड़ी सी क्रिटिकलिटीज़ हैं। क्या क्या? देखो, सबसे पहले तो जैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात हो जाए ना, सबसे पहले रेट के आगे चेक करो पर एनम है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, रेट के आगे क्या चेक करना है? पर एनम। अगर पर एनम नहीं है, पहले सेकंड केस डिस्कस कर लेते हैं कि अगर पर एनम नहीं है तो फिर तो आपको सिंपल सी बात है कि कुछ भी नहीं करना, मतलब कोई टाइम पीरियड, कोई एवरेज पीरियड, कुछ ड्रामा नहीं करना। आपको सिंपली 10% जो भी ड्राइंग दे रखी है उसको सीधा अप्लाई करना है। मान लो ड्राइंग दे रखी है 1 लाख, तो सीधा 1 लाख का 10% कभी भी विड्रॉ कराओ, अब कोई चक्कर नहीं है, कोई टाइम फैक्टर नहीं है। तो अगर रेट के आगे पर एनम नहीं है तो आप सीधा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो, नो टेंशन। लेकिन अगर रेट के आगे पर एनम है तो फिर आपको 2 तरह के क्वेश्चन दे सकता है। एक होते हैं इर्रेगुलर ड्राइंग के और एक होते हैं रेगुलर ड्राइंग के। इर्रेगुलर ड्राइंग मतलब कौन सी होगी? जो किसी भी दिन कोई भी अमाउंट निकाल रहा है। और रेगुलर ड्राइंग मतलब हो जाती है जिसमें आपको क्वेश्चन ऐसे बोलता है हर महीने, स्टार्टिंग में या बीच में या हर क्वार्टर में, इस तरह से। ठीक है। तो अब देखो, तो अगर इर्रेगुलर ड्राइंग की मैं बात करूं तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है सिंपल मेथड, एक होता है प्रोडक्ट मेथड। लेकिन आप यूनिफॉर्मिटी के लिए कोई भी एक पकड़ लो और उससे निकाल लो। जैसे एक हमने एग्जांपल करा था, अलग अलग डेट्स पर इसने अलग अलग ड्राइंग करी। तो अगर हम सिंपल मेथड से निकालें तो ये देखो, यहाँ हमने कैलकुलेशन कर रखी है कि भाई अलग अलग डेट्स पर जो ड्राइंग करी हैं उन पर अलग अलग टाइम के हिसाब से इंटरेस्ट निकल जाएगा। 11 महीने का, फिर 9 महीने का, फिर 4 महीने का, फिर 2 महीने का। तो ये आ गया इंटरेस्ट सिंपल मेथड से। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट मेथड से करना हो इसी को सॉल्व, तो फिर पहले आपको एक महीने के कॉलम से अमाउंट के कॉलम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो लास्ट में कॉलम आ गया प्रोडक्ट कॉलम। और फिर आपको फॉर्मूला लगाना है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कि टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, मतलब क्योंकि मंथ्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, डेज में होता तो 1/365। तो मज़ेदार बात ये होती है कि आंसर इससे भी सेम आता है। तो आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, क्वेश्चन कभी भी बोलेगा नहीं कि इसी मेथड से लगाना है ना। तो आप दोनों में से किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, दोनों से आंसर आपका सेम आ जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं इसके रेगुलर ड्राइंग्स के, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट को निकालने का फॉर्मूला क्या है एक बार याद करें तो, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। महीनों की अगर बात करें तो अगर एवरेज पीरियड डेज में होगा तो एवरेज पीरियड अपॉन 365, और अगर एवरेज पीरियड वीक्स में होगा तो एवरेज पीरियड अपॉन 52, है ना। तो हालांकि होगा नहीं, लेकिन आपको डराने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, एवरेज पीरियड होता क्या है वो पता होना चाहिए। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद जितना भी टाइम बच रहा है प्लस लास्ट ड्राइंग करने के बाद जितना भी टाइम बच रहा है होल डिवाइडेड बाय 2। ये तो हो गया निकालने का तरीका। लेकिन आपको उससे भी बच के रहना है, मतलब बच के मतलब उसमें भी टाइम वेस्ट क्यों करना, कि आप सिंपली वैल्यूज याद रखो कि अगर हम मंथ के बिगिनिंग में निकाल रहे हैं
तो एवरेज पीरियड है 6.5, मिडिल में निकाल रहे हैं तो 6 और एंड में निकाल रहे हैं 5.5। क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल रहे हैं तो 7.5, मिडिल में निकाल रहे हैं तो 6, एंड में निकाल रहे हैं तो 4.5। तो ये स्टैंडर्ड एवरेज पीरियड्स हमारे निकले हुए हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन अगर कुछ ट्विस्ट कर दे तो आप निकाल सकते हो। जैसे हमने 1-2 क्वेश्चन बुक के जब करे या 1-2 कहानियाँ दी तो उसमें ये सब बातें होती हैं, है ना। जैसे मैं 1-2 क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ अच्छे वाले बुक के, आप चाहे मार्क भी कर लेना, मतलब नंबर लिख लेना, बुक के क्वेश्चन है। जैसे ये सब हमने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स करे थे। जैसे बुक का एक क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, ये एक क्वेश्चन है 11th, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नहीं है, लेकिन मतलब मैं दिखा रहा हूँ बुक का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें वो वाली बात हो रही है, एक बार P&L पे नज़र मारो, इसमें फर्म इंटरेस्ट पे भी कर रही है और फर्म को इंटरेस्ट मिल भी रहा है ना। तो दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो मतलब ये क्वेश्चन के अंदर वो वाला पॉइंट कवर हो रहा है। इसी तरह मैं आपको अगर IOD की कैलकुलेशन पर लेकर जाऊं, तो जैसे ये हमने अलग अलग क्वेश्चंस करे थे, ये तो सब आपके रजिस्टर में सॉल्व हैं ही। तो देखो जैसे हाँ, एक ऐसे ये वाला भी देख लो। अब जैसे ये एक क्वेश्चन था, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, लेट से, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसने 2 तरह की ड्राइंग्स दे रखी थी। एक में लिखा था जो आप पूछ रहे थे, देखो विड्रॉन अगेंस्ट कैपिटल, और एक आगे लिख रखा था ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो है ना वही पॉइंट। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब वो टेम्परेरी नेचर वाला है, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है वो परमानेंट नेचर का है। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन के अंदर मतलब इस तरह से आती हैं। अच्छा जी, तो मैं आपको IOD वाली कैलकुलेशन पर यहाँ ले जाता हूँ। देखो ये हमने कुछ सवाल करे थे, तो जैसे एक 41 क्वेश्चन देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में लिखा था कि A जो है रेगुलरली 4,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है ना, और हर महीने की बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है, लिखा था। लेकिन इसमें ये दे रखा था कि फॉर 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ट्विस्ट ये हो गया कि यहाँ पर क्वेश्चन 12 महीने का नहीं है, क्वेश्चन 6 महीने बाद ख़त्म हो गया, क्योंकि इनका ईयर एंड कब हो गया, 30 सितंबर को। तो यहाँ पर आप डायग्राम देखोगे तो हमने बस 6 महीने ही यहाँ पर ड्राइंग करी, पूरे साल नहीं करी, सिर्फ 6 महीने ही ड्राइंग करी। तो अब देखो यहाँ पर आपसे एवरेज पीरियड अगर निकलवाया जाए या पूछा जाए तो क्या आएगा, देखो एवरेज पीरियड बताओ। तो हाँ, अब देखो यहाँ पर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग जो है वो हम लेंगे सिर्फ 6 महीने, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हम लेंगे सिर्फ 1 महीना। तो आपका एवरेज पीरियड यहाँ पर आएगा 3.5, है ना। तो एवरेज पीरियड मतलब अगर क्वेश्चन ट्विस्ट कर दे तो फिर आपको निकालना भी आना चाहिए, क्योंकि जब हमने पहली ड्राइंग करी उसके बाद 6 महीने बच रहे हैं, और जब हमने आखिरी ड्राइंग करी तो उसके बाद सिर्फ 1 महीना बच रहा है ना। मैंने येलो और ब्लू कलर भी कर रखा है डायग्राम पर। तो एवरेज पीरियड यहाँ पर कितना आएगा, 3.5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है बुक का, मार्क कर लेना चाहे देखने के लिए। इसी तरह देखो क्वेश्चन 42, इसमें भी सेम कहानी। अब इसमें वो हर महीने के एंड में पैसे निकाल रहा है, लेकिन कब तक निकाल रहा है, लिखा है अप टू 30 सितंबर तक निकाल रहा है। फिर से 6 महीने का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप एवरेज पीरियड निकालोगे तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना होगा, 5 महीना, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग तो कुछ होगा ही नहीं, 0। तो यहाँ पर एवरेज पीरियड आपका आएगा 2.5, ठीक है। अब 43 क्वेश्चन देखना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना चाहें। अब देखो इसका अगर आप डायग्राम देखो, जो ये क्वेश्चन हमने करा था, इसमें इस आदमी ने देखो जो विड्रॉ करा है, पैसा ड्रॉ करा है, वो लिखा है, क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लो चाहे, कि BNC शेयर प्रॉफिट ये वो इक्वली C रेगुलरली विड्रू 5,000 रुपये पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 30 सितंबर। तो इसका मतलब है C ने सिर्फ सितंबर तक पैसे निकाले, लेकिन अभी ईयर एंड नहीं हो रहा सितंबर में, आगे पूरा दे रखा है क्वेश्चन, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ईयर एंड 31 मार्च को ही हो रहा है। तो आप अगर डायग्राम देखो तो वो पूरे 12 महीने का ही है, लेकिन उसने ड्राइंग सिर्फ कब तक करी, सितंबर 1 सितंबर तक। तो इस बार अगर आप एवरेज पीरियड निकालोगे तो देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग तो हो गया पूरे 12 महीने, और लास्ट ड्राइंग जो उसने करी 1 सितंबर को, उसके बाद टाइम लेफ्ट कितना बच गया, 7 महीने। तो इस बार जो एवरेज पीरियड आएगा वो आएगा
9.5। तो मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, मतलब बट आपको एवरेज पीरियड का फंडा समझ आ गया कैसे निकालना है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये उसके अच्छे क्वेश्चंस थे। अच्छा, अब इसमें एक और तरह के अच्छे क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये तो चलो एक IOC IOD का करवाया था आपको। और अच्छे तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं कि किसी किसी में आपको इंटरेस्ट दे देगा और आपको रिवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन था 47 लेट से, अब 47 में आपको मंथली ड्राइंग निकालनी है ना, मंथली ड्राइंग निकालनी है। और उसने जैसे केस 1 में दे रखा, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है कि 1950, देख रहे हो, आपको इसने इंटरेस्ट दे रखा है 1950, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, मंथली ड्राइंग। तो इस बार देखो हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इंटरेस्ट हमें गिवन है, तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज पीरियड लगाएंगे, तो हमारी टोटल ड्राइंग्स निकल जाएंगी 36,000 रुपये। लेकिन उसने टोटल ड्राइंग्स नहीं पूछा, उसने पूछा था कि मंथली ड्राइंग्स बताओ कि महीने में कितनी हुई, एक महीने की मतलब कितनी हुई। तो उसको फिर 12 से डिवाइड करा, तो इसका आंसर देखो कितना आ रहा है, 3,000 पर मंथ। मतलब समझ रहे हो, क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है। आमतौर पे ड्राइंग्स देता है और इंटरेस्ट पूछता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है स्पेशलिटी, इंटरेस्ट दे रहा है और ड्राइंग्स पूछ रहा है। तो ये भी आपका एग्जाम के लिए मतलब इंपॉर्टेंट है इस तरह का क्वेश्चन। इसी तरह एक और क्वेश्चन था, वो भी इसी तरह का था, मतलब 50 में भी यही है। 50 में आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। इस बार उसने ड्राइंग भी दे दी, इस बार उसने आपको इंटरेस्ट भी दे दिया। इस बार क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि रेट बताओ, तो फॉर्मूला वही लगेगा। तो देखो हमने इंटरेस्ट पुट करा, ड्राइंग भी पुट करी, लेकिन मिसिंग फिगर क्या फाइंड आउट हो रही है, रेट फाइंड आउट हो रही है। तो क्लियर हो गई कहानी, यहाँ तक समझ आई? चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। देखो IOC IOD की कैलकुलेशन हो गई, ठीक है। तो जब आप देखो रिवाइज करो ना, तो आप ये सीखोगे कैसे रिवाइज करना है। IOC की कैलकुलेशन पे फोकस करना अच्छे से, IOD की कैलकुलेशन पे फोकस करना अच्छे से, है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक अगला जो कॉन्सेप्ट है पास्ट एडजस्टमेंट का, ठीक है, ये बहुत क्रूशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन मतलब शॉर्ट ही होता है कि आता ही आता है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है, कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है कि इसमें कुछ गलती होगी, गड़बड़ होगी, हमें वो गलती सही करनी है। तो देखो हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इसमें 3 तरह के एरर्स बनाए थे। पहला था जिसमें हम एप्रोप्रिएशंस की कोई मिस्टेक करते हैं, राइट। तो सारे आपको सिखा दूंगा, दोबारा से रिवाइज करवा दूंगा, बस आप सुनते रहना ध्यान से स्टेप बाय स्टेप। देखो पहला था ओमिशन ऑफ एप्रोप्रिएशन, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, लेट से कि फर्म ने अपने प्रॉफिट बांट दिए, लेकिन ऐसा लिखा है कि फर्म IOC देना भूल गया, IOC नहीं दिया। तो अब क्या स्टेप सिखाए थे, क्या करेंगे आपको, सिंपल स्टेप बताओ। नहीं वो नहीं करना, यही सिखा रहा हूँ। शॉर्ट, सबसे शॉर्ट और इजी तरीका क्या है, अगर सिर्फ हम एप्रोप्रिएशन देना भूल जाते हैं ना, तो ये देखो टेबल में स्टेप, आपको वो इंटरेस्ट क्रेडिट करना है, देना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने कितना इंटरेस्ट दिया दोनों को, 3,000, सिंपल। दोनों को जोड़ा कितना आ गया, 6,000। उस 6,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट करना है, वापस लेना है, बस सिंपल। तो आपको ये याद रखना है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम कोई एप्रोप्रिएशन देना भूल गए, मान लो आप IOC देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए पार्टनर को, या कमीशन देना भूल गए, तो आपके सिंपल स्टेप क्या है कि IOC क्रेडिट कर दो, सैलरी क्रेडिट कर दो, कमीशन क्रेडिट कर दो, और उन सबको जोड़ के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट कर दो। बस मेरे शब्द याद रखो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अच्छा, बाकी 2 अप्रोचेस थी, मैंने आपको बताया था सेकंड अप्रोच हमारे लिए बेकार है, तो वो आप नोट्स में से रीड करके बस भूल जाना कि हमने रीड भी करा है। हमारे लिए एडजस्टमेंट एंट्री पहले अप्रोच से ही करनी है, जो पार्टनर टू पार्टनर वाली होती है। पहली वाली मतलब हमने लिख ली थी, कर ली थी, लेकिन वो नहीं होती, तो छोड़ो उसको। अच्छा, अब देखो जैसे यहाँ एक और एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना। देखो अब इस बार हमने सैलरी और कमीशन 2 चीज़ें नहीं दी पार्टनर को, तो देखो क्या स्टेप बनेंगे, खुद बोलो बिना देखे। सैलरी क्रेडिट, कमीशन भी क्रेडिट, और फिर सबको जोड़कर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट। तो देखो आपका आंसर आ जाएगा, हो गया सिंपल, बस। अच्छा, अब दूसरा कॉन्सेप्ट था ओमिशन ऑफ IOD, है ना, ओमिशन ऑफ IOD। अब IOD हम पार्टनर से लेते हैं, है ना, तो इस बार उल्टा हो गया।
आईओसी तो क्या है, देते हैं, लेकिन हम आईओडी पार्टनर से लेते हैं। तो इस बार हमारे को स्टेप भी उल्टे करने पड़ेंगे। तो देखो जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा था कि भाई मान लो पार्टनर से हमने आईओडी नहीं लिया 8,000 रुपये ईच, तो क्या स्टेप बनेगा, देखो आईओडी डेबिट, पार्टनर से आईओडी हम लेंगे, जब भी पार्टनर से लेना हो तो डेबिट, पार्टनर को जब भी देना हो तो क्रेडिट। तो आईओडी डेबिट और फिर उसके बाद दोनों को जोड़कर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद एक और एग्जांपल हमने करा था, इसमें भी वही आईओडी डेबिट और फिर इसको जोड़कर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट कर देंगे। तो आपको स्टेप्स याद रखने की क्या करवाया है ना, स्टेप्स याद रखने। अच्छा अब देखो जैसे मान लो यही स्टेप्स हैं, लेट से यही स्टेप्स हैं, जैसे पहले उस एग्जांपल से समझा देता हूँ, अप्रोच 2 भी समझा देता हूँ। देखो लेट से मान लो आ ही जाए, है ना, और हमें करना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। देखो अप्रोच 2 में क्या है, आपका पहला स्टेप क्या था, देखो यहाँ पर जैसे पहला स्टेप क्या है, आईओसी आप क्रेडिट कर रहे हो, मतलब पार्टनर को दे रहे हो। तो अगर मुझे इसकी जर्नल एंट्री करनी है ना, तो आप इसकी जर्नल एंट्री देखो, पार्टनर्स को क्रेडिट करने के लिए मैं क्या जर्नल एंट्री कर रहा हूँ, P&L एडजस्टमेंट डेबिट टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को क्या लिख रहा हूँ, क्रेडिट लिख रहा हूँ। तो X भी क्रेडिट हो गया, Y भी क्रेडिट हो गया। फिर देखो दूसरा स्टेप क्या है, 6,000 रुपये में डेबिट कर रहा हूँ, X को और Y को डेबिट कर रहा हूँ, 4,000 2,000। तो सेकेंड एंट्री देखो क्या हो रही है, तो X को भी डेबिट करूँगा, Y को भी डेबिट करूँगा और क्या लिख दूंगा, टू P&L एडजस्टमेंट। तो मैंने आपको ये समझाया था कि P&L एडजस्टमेंट आपस में देखो कट जाएगा, अगर आप इन दोनों एंट्री को मर्ज कर दो, फर्स्ट और सेकंड को अगर आप मर्ज कर दोगे तो P&L एडजस्टमेंट आपस में कट गया, तो अल्टीमेट नेट इफेक्ट यही बचेगा, पहला वाला। तो एग्जाम में आप वैसे पहले वाला ही फॉलो करो, सेकंड वाला बहुत रेयर है कि पूछे, लेकिन पूछ ले तो आपको आ भी गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक बार रिपीट करो, पहली वेराइटी क्या हो गई एरर की, एप्रोप्रिएशन देना भूल गए। दूसरी वैरायटी क्या हो गई, आईओडी लेना भूल गए। ठीक है, हमेशा ऐसे रिवाइज करना, हमेशा जब रिवाइज करो तो ये सोचना मुझे 2 बातें हो गई। अच्छा फिर तीसरी गलती स्पेशल, अब हम आईओसी देना भी भूल जाएंगे और आईओडी लेना भी भूल जाएंगे, मतलब अब आप थोड़ा मल्टीपल गलती कर रहे हो। कितनी गलती कर रहे हो, दोनों गलतियां कर रहे हो, आईओसी देना भी भूल रहे हो और आईओडी लेना भी भूल रहे हो। तो इसमें मैंने आपको एक फ़नी तरीके से सिखाया था, उस फ़नी तरीके से चाहे याद रखो चाहे जैसे मर्जी याद रखो, वो अब आपकी टेंशन है कि अब हमें क्या करना है। देखो एग्जाम्पल 1 को देख लो, जैसे हम आईओसी देना भूल गए तो पहला स्टेप तो क्या होगा, देखो आईओसी क्रेडिट दे देंगे। फिर हम सैलरी देना भूल गए थे तो पहला स्टेप मतलब अगला स्टेप क्या लिख दिया, सैलरी क्रेडिट। फिर हम आईओडी लेना भूल गए थे तो अगला स्टेप क्या हो गया, आईओडी डेबिट। तो यहाँ तक तो ओके हो गया। अब आपको सिखाया था कि अब हमें भगवान कृष्ण का क्या लगाना है, रूल एक ऐसी समझाया था, कमज़ोर का साथ देना है। कमज़ोर का साथ देने का मतलब मैंने ऐसे समझा दिया था कि जितने भी क्रेडिट आइटम्स लिखे हुए हैं, जैसे आईओसी और सैलरी को हमने क्रेडिट लिख रखा है, तो उन सारे क्रेडिट आइटम्स का टोटल कर लो, वो कितना आ रहा था 42,000। और जिनको हमने डेबिट लिख रखा है, मतलब आईओडी को डेबिट लिख रखा है, डेबिट्स का भी टोटल कर लो, तो डेबिट का टोटल कितना आ रहा है 18,000। तो कौन सी टीम कमज़ोर है, डेबिट की टीम कमज़ोर है। और कितने रुपए से कमज़ोर है, 24,000 से कमज़ोर है। तो आपको लास्ट स्टेप में बस यही सिखाया था कि आपको 24,000 रुपये मतलब 24,000 रुपये से डेबिट की टीम का साथ देना है। तो देखो लास्ट स्टेप यही तो है, 24,000 रुपये को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। तो अब आप देखो टेबल में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये याद करने का तरीका हो गया, ठीक है, समझ गए। 3 तरह के एरर ओके हो गए। अब जल्दी से रिपीट करो, पहला कौन सा था, आईओसी देना भूल गए। दूसरा कौन सा था, आईओडी लेना भूल गए। ये हो गए सबसे सिंपल जो एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। अब तीसरा कौन सा हो गया, हाँ जिसमें दोनों हो जाते, तो ये एग्जाम में आएगा। तो आप आईओसी देना भी भूल गए, आईओडी लेना भी भूल गए, तो ये ज़रूर याद रखना, ये हो गया एग्ज़ाम वाला, ठीक है। तो इसके हमने एग्जाम्पल भी कर लिए थे, ये सब देखो वही खेल तमाशे। अच्छा अब चौथी वैरायटी में क्या होता है कि आप ज़्यादा दे देते हो, एक्सेस एप्रोप्रिएशन कि मतलब आपने आईओसी ज़्यादा दे दिया है ना। तो अब इसमें क्या करोगे, लॉजिक लगाओ,
वापस ले लोगे, है ना। अगर आपने ज़्यादा दे दिया आईओसी तो आप क्या करोगे, वापस ले लोगे। तो इसके स्टेप ईजी हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर 3% ज़्यादा दे दिया, तो इसीलिए देखो बिल्कुल सही कहा आपने, तो हम 3% आईओसी वापस ले लेंगे तो डेबिट हो जाएगा, बस। उसके बाद वही स्टेप सेम। अच्छा, पांचवा इसी का उल्टा, शॉर्ट अप्रोप्रिएशन। शॉर्ट अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है आपने कम दिया, तो आप मान लो आईओसी कम देते हो तो क्या करोगे, स्टेप क्रेडिट कर दो, बस। तो ये भी देखो सिंपल हो गया। तो 2% आईओसी कम दिया था तो वो क्रेडिट कर दिया। तो ये भी मतलब एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि बहुत आसान है। अच्छा, इसी तरह आईओडी। आईओडी में भी ऐसा हो सकता है कि आपने आईओडी ज़्यादा ले लिया, तो अगर आपने आईओडी ज़्यादा ले लिया तो बताओ, खुद बताओ क्या करोगे, वापस दे दोगे, क्रेडिट कर दोगे, है ना। तो ये देखो आईओडी क्रेडिट कर दिया। और अगर आईओडी शॉर्ट लिया, कम आईओडी लिया उनसे, पार्टनर से, तो और ले लोगे। तो लेने का मतलब है डेबिट कर दोगे। तो कम ज़्यादा लेना देना जो है ये एक सिंपल फंडे, ये जनरली एग्जाम में नहीं पूछता, मतलब पूछेगा तो 3 नंबर तक ही पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अब दूसरी कैटेगरी ध्यान से देखो, अब एरर्स की दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है। तो देखो भाई, तुम जो पहले कह रहे थे वो इसमें लगेगा। जब में गलती प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की हो कभी भी, यानी कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी गड़बड़ हुई है, यानी कि जैसे मान लो पार्टनर्स का एक्चुअल रेशियो था इक्वल, लेकिन आपने 3:1 में बांट दिया, ऐसी गलती। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलत होता है ना, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गलत बांटा गया होता है, तब आप वो स्टेप्स करते हो जो आप कह रहे थे कि तब हम पहले रॉन्ग प्रॉफिट वापस लेते हैं, और उसके बाद स्टेप 2 स्टेप 3 तो सेम रहते हैं, जो भी अप्रोप्रिएशंस हैं वो सब दे देंगे। और इसमें फिर लास्ट में हमें करेक्ट प्रॉफिट भी निकालना पड़ता है, और फिर करेक्ट प्रॉफिट को करेक्ट रेशियो में देना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के लिए, मतलब ये डेफिनेटली आते भी हैं। तो जैसे मैं इसका एक वो एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ जो थोड़ा सा रेलिवेंट है। जैसे हमने ये करा था, एग्जाम्पल 3 देख लो, चलो, कॉम्प्रिहेंसिव है। अब देखो इसमें गलती हुई थी, जैसे क्वेश्चन ऐसी सुना रहा हूँ आपको। 3 पार्टनर से इनका रेशियो था इक्वल, ठीक है, लेकिन हमने क्या करा, नेक्स्ट लाइन पढ़ो, उनका प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड कर दिया। देखो डिवाइडेड इन द रेशियो 3:1, तो रेशियो में गलती हो गई। और हमने क्या क्या चीज़ें उन्हें प्रोवाइड नहीं करी, देखो ना तो आईओसी दिया, ठीक है, ना हमने उनको सैलरी दी, ना जेड को कमीशन दिया, ना आईओडी लिया, सब कुछ हो गया। मतलब इससे कॉम्प्रिहेंसिव कुछ नहीं हो सकता गलतियों में, सब कुछ, सारी गलतियां हो गई। प्रॉफिट भी गलत हो गया, आईओसी भी नहीं दिया, सैलरी भी नहीं दी, कमीशन भी नहीं दिया और आईओडी भी नहीं लिया। तो अब हम क्या स्टेप्स लगाएंगे, देखो स्टेप्स देख लेना फिर बता देना। हमें सबसे पहले जो गलत प्रॉफिट है, मतलब गलत प्रॉफिट का मतलब है जो भी प्रॉफिट हमने रॉन्ग रेशियो में दिया, सबसे पहले हम उनसे वो वापस ले लेंगे। तो क्या करने का, डेबिट। ये स्टेप समझ आ गया। आईओसी देना भूल गए थे तो आईओसी क्या कर दिया, क्रेडिट। सैलरी देना भूल गए थे तो सैलरी क्या कर दी, क्रेडिट। कमीशन देना भूल गए थे तो क्या कर दिया, क्रेडिट। और आईओडी लेना भूल गए थे तो क्या कर दिया, डेबिट। यहाँ तक क्लियर हो गया। लास्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हमें ना सही प्रॉफिट्स दोबारा से कैलकुलेट करने पड़ते हैं, और उन सही प्रॉफिट्स को करेक्ट वाले रेशियो में, उनका जो करेक्ट रेशियो था इक्वल रेशियो, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। अब बच्चा कहता है मैं करेक्ट प्रॉफिट निकालूंगा कैसे, तो कैसे निकालेंगे, नहीं लेकिन ये फिगर कैसे निकलेगी 1,50,000। हाँ, सारे आपको मतलब, हाँ, एप्रोप्रिएशंस को हटाकर, मतलब माइनस कराकर ऐसे रफ में, चाहे छोटा सा रफ वर्क कह लो इसको, निकालना पड़ेगा। तो जैसे हमारे को प्रॉफिट्स गिवन जो थे 1,80,000, उसमें आप आईओडी ऐड कर दोगे और आईओसी माइनस कर दोगे, सैलरी माइनस कर दोगे, कमीशन माइनस कर दोगे, तो जो प्रॉफिट आपके फिर फाइनली बचेंगे 1,50,000, वो सही प्रॉफिट्स मतलब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पार्टनर को दोगे, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल मतलब सफिशिएंट है इस पूरी कहानी को कवर करने के लिए। अच्छा नहीं, फिर आते हैं आखिरी तरह के स्पेशल एरर्स। हालांकि ये हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड तो नहीं है, तो चांस कम है, लेकिन किताबों में इसके क्वेश्चंस कुछ कुछ हैं, तो हम इसको छोड़ते नहीं, इसका भी समझ लेते हैं। अब स्पेशल एरर्स में क्या क्या होगा स्पेशल वाले, हाँ, जिसमें जैसे मान लो आपको कई बार कह देगा आप रिजर्व देना भूल गए, ये तो आ ही सकता है एग्जाम में, या वो कह देगा कि आप कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देना भूल गए,
तो इस तरह के कुछ स्पेशल क्वेश्चन होते हैं। कई बार क्वेश्चन गारंटी के साथ भी होता है, पास्ट एडजस्टमेंट विद गारंटी, वो भी हो सकता है। तो मतलब वो फिर क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमारी अप्रोच रहेगी, लेकिन मोटे मोटे इसके स्टेप्स यही सेम ही होते हैं जो ऊपर भी करे, कि रॉन्ग प्रॉफिट पहले क्या करेंगे, वापस लेंगे, फिर अप्रोप्रिएशंस दे देंगे, फिर करेक्ट प्रॉफिट निकाल के करेक्ट रेशियो में वापस देंगे। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो यहाँ पर नोट बनवाया है, कि जैसे मान लो कोई रिजर्व देना हम भूले लेट से, या कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देना हम भूले लेट से, है ना, तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या वो रिजर्व कभी भी एडजस्टमेंट टेबल में नहीं आएगा। तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है छोटा सा, चलो एग्जांपल 1 ही दिखा देता हूँ। पार्टनर्स का रेशियो था 3:1 और उन्होंने 60,000 प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन उन्होंने गलती ये करी कि वो रिजर्व में 6,000 रुपये ट्रांसफ़र करना भूल गए थे, राइट। तो देखो हमारे स्टेप्स क्या होंगे, पहले हमें 60,000 वापस लेना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 1 क्या बन गया, 60,000 को डेबिट कर लिया, और फिर हमें रिजर्व 6,000 अलग करना पड़ेगा। तो 60 में से 6,000 रिजर्व अलग कर दोगे तो कितना बचा, 54। तो अब हम पार्टनर्स को सिर्फ 54,000 ही देंगे, है ना। लेकिन रिजर्व को टेबल में नहीं लिखते, रिजर्व को टेबल में नहीं लिखते, रिजर्व जर्नल एंट्री के अंदर आएगा। तो देखो जब हमने इस क्वेश्चन एग्जांपल को सॉल्व करा था, आप दोबारा से अपने कॉन्सेप्ट में चाहे रेफर कर लेना, तो ए भी डेबिट हो रहा था, मतलब एक्स भी डेबिट हो रहा था, वाई भी डेबिट हो रहा था, जेड भी डेबिट हो रहा था टू रिजर्व। क्लियर हो गई। इसी तरह मान लो एक क्वेश्चन हमने करा था जिसमें मैनेजर का कमीशन देना भूल गया था वो, तो इसमें भी स्टेप सेम रहेंगे कि पहले रॉन्ग प्रॉफिट देखो वापस लेंगे, सैलरी देना भूल गए थे तो क्रेडिट कर देंगे। लेकिन देखो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट क्या लिखवा रखा है, क्या हम मैनेजर कमीशन टेबल में लिखेंगे, नहीं लिखना, वो हमें टेबल में नहीं लिखना, बस कैलकुलेशन का पार्ट रहेगा। और फिर हमें सही प्रॉफिट निकाल के सही रेशियो में क्रेडिट करना पड़ेगा, है ना। और सही रेशियो सही प्रॉफिट निकालने के लिए हमने ऐसे P&L अप्रोप्रिएशन बना लिया था। तो ये एग्जांपल्स वो हैं जो आप एक बार खुद भी रिवाइज कर लेना, कॉन्सेप्ट के अंदर आपको जो करवाए थे। तो आप देखोगे कि बस एंट्री के अंदर मैनेजर कमीशन का काम आएगा। तो आपकी एंट्री बन रही थी एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट टू मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग। हाँ, तो हमें टेबल में मेंशन नहीं करना मैनेजर कमीशन, सिर्फ बाहर ही सब्ट्रैक्ट करना है ताकि हम अपने प्रॉफिट को सही निकाल सकें, लेकिन टेबल में नहीं आएगा, है ना, ये ध्यान रखना है। इसी तरह जैसे ये भी एक क्वेश्चन था, इसमें भी देखो एक चार्ज था इंटरेस्ट ऑन वाई लोन 15,000, तो ये देखो टेबल में नहीं आएगा, एडजस्टमेंट टेबल में हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को नहीं लिखते। लेकिन जब हम एंट्री बनाएंगे फाइनली, या जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो देखो तब तो माइनस करा सही प्रॉफिट निकालने के लिए, और जब हम एंट्री बनाएंगे तब वो इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट में आएगा, तभी एंट्री मैच होगी। ठीक है, तो ये स्पेशल क्वेश्चंस थे, मतलब ये आप एग्जांपल से देख लेना। तो ये इनकी स्पेशलिटीज़ थी, ठीक है। बाकी ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल था। बाकी ये देखो पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ क्वेश्चंस जो हमने करे थे, बुक के तो सब क्वेश्चन सिंपल है, मतलब इन्हीं के बाद फिर देखो हर तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। किसी में आईओडी भूल गए, किसी में आईओसी भूल गए, किसी में ज़्यादा दे दिया, किसी में कम दे दिया। तो एक बार रिवाइज ऐसे कर लो ओरली कि अगर पास्ट एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चन आए कभी भी, तो आप सबसे पहले टाइप सोच लेना। पहला टाइप कौन सा हो सकता है, या तो एप्रोप्रिएशन वाली गलतियाँ, दूसरा हो सकता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाली गलतियाँ, तीसरा तो चलो स्पेशल हो गया, ठीक है। और एप्रोप्रिएशन में भी कौन से आने के चांस ज़्यादा हैं, जिसमें आप आईओसी देना भी भूल जाते हो और आईओडी लेना भी भूल जाते हो, जिसमें दोनों मल्टीपल गलतियाँ होती हैं, उनके चांस सबसे ज़्यादा होते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका पास्ट एडजस्टमेंट। जब भी रिवाइज करो ऐसे रिवाइज कर लेना। उसके बाद हमारा इसमें लास्ट कॉन्सेप्ट होता है, वो और गो थ्रू कर लेते हैं एक बार। लास्ट कॉन्सेप्ट कौन सा होता है चैप्टर के अंदर, गारंटी। ये इजी है, लेकिन इसका एप्लीकेशन बेस्ड जो है वो क्वेश्चन में आ जाता है। तो एक बार मैं थोड़ा सा इसको आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। देखो गारंटी में क्या क्या था। गारंटी का मतलब तो आपको पता है कि मैंने आपको प्रॉमिस करा। इसमें 3 तरह की गारंटीज होती हैं, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। एक होती है जो पार्टनर किसी फर्म को देता है, जैसे मैं पार्टनर हूं अगर, तो मैं फर्म को बोलता हूं कि मैं पैसे कमा के लाऊंगा, ठीक है, वो होती है पार्टनर टू गारंटी, पार्टनर टू फर्म। दूसरी होती है फर्म टू पार्टनर। फर्म टू पार्टनर का मतलब होता है कि मान लो एक फर्म में 4 पार्टनर्स हैं
और ए पार्टनर को गारंटी दी जा रही है, तो इसका मतलब होता है बचे हुए बी, सी और डी तीनों जने मिलकर ए को गारंटी देते हैं, तो वो होती है फर्म टू पार्टनर। और कभी कभी एक इंडिविजुअल पार्टनर दूसरे इंडिविजुअल पार्टनर को गारंटी देता है, उसको बोल देते हैं पार्टनर टू पार्टनर। तो 3 तरह की गारंटीज होती हैं। बाकी गारंटी को कैसे फुलफिल करना है वो क्वेश्चन में एक डेफिशिएंसी रेशियो गिवन होता है, और अगर वो डेफिशिएंसी रेशियो नहीं गिवन तो फिर हम कौन सा रेशियो ले लेते हैं, PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बिल्कुल सही। तो वो हम क्वेश्चन के अंदर देख भी लेंगे, है ना। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी क्वेश्चन में 2 गारंटीज एक साथ आ जाए, मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर पार्टनर टू फर्म वाली गारंटी भी है, फर्म टू पार्टनर वाली भी है, या लेट से पार्टनर टू पार्टनर वाली भी है, तो मैंने रैंकिंग लिखवा रखी है। सबसे पहले हम कौन सी गारंटी पूरी करेंगे, पार्टनर टू फर्म। उसके बाद कौन सी गारंटी फुलफिल करेंगे, फर्म टू पार्टनर। और फिर सबसे लास्ट में कौन सी गारंटी फुलफिल करते हैं, पार्टनर टू पार्टनर, है ना। तो ये सब क्वेश्चन में कवर हो जाता है। अच्छा, और फिर एक बड़ा स्पेशल पॉइंट होता है, क्वेश्चन नंबर 86 है बुक का, मार्क कर लेना चाहें, कि एक फर्म को लॉस हो गया, है ना, फर्म को क्या हो गया, लॉस, लेकिन फिर भी हमने एक पार्टनर को गारंटी दे रखी है। तो बस पॉइंट इसमें यही है कि अगर हमने किसी पार्टनर को गारंटी दे रखी है ना, तो लॉस के केस में भी वो हमें फिर पूरी करनी पड़ेगी। तो अगर फर्म को चाहे लॉस भी क्यों ना हो जाए, हमें गारंटी पूरी करनी पड़ेगी, है ना। तो इसके कुछ क्वेश्चन थे इजी वाले, वो आप देख लोगे तो वो तो सिंपल थे। एक अच्छा क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, एक अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन 81, चाहे आप ये मार्क कर लेना, स्टार क्वेश्चन है बुक का। अब इसमें क्या अच्छापन था, है ना, ये एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखो अच्छापन ये था कि एक्स और वाई ने, एक्स ने एक गारंटी दे रखी है जेड को, ठीक है, मैं स्टोरी वैसे ही सुना देता हूँ। एक्स ने किसको गारंटी दे रखी है, जेड को, और जेड को बोल रखा है 80,000 रुपये पर एनम की तुम्हें मैं गारंटी देता हूँ। अब मज़ेदार बात इसमें यह थी कि जो क्वेश्चन इसमें स्टार्ट हुआ था, जो पार्टनरशिप इसमें शुरू हुई थी, वो 1 अक्टूबर को शुरू हुई थी, और 31 मार्च को इनको 1,60,000 का प्रॉफिट हो गया था। यानी कि इनकी पार्टनरशिप फर्म ने 6 महीने काम करा। तो इम्पॉर्टेंट और इसमें मेन चीज़ ये है कि अगर फर्म ने 6 महीने ही काम करा है, तो फिर गारंटी के अमाउंट को भी आपको अकॉर्डिंगली 6 महीने का ही लेना पड़ेगा। तो जैसे एक्स ने जेड को कितने रुपए की गारंटी दी थी, 80,000, लेकिन अब हम इस क्वेश्चन को 80,000 की गारंटी मान के नहीं करेंगे, क्या मान के करेंगे, 40। ये इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी थी। तो मतलब ये हमने जो क्वेश्चन करा था, इसकी स्पेशलिटी ये थी। तो जेड को यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जेड को 40,000 रुपये मिल रहे हैं, है ना। जेड की गारंटी कितनी ली गई थी, 40। ये इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी थी, है ना। बाकी सिंपल है, मतलब वो आप क्वेश्चन में जब करोगे तो आपको गारंटी याद आ जाएगा, बहुत सिंपल होता है, याद ही होगा। गारंटी क्या होता है, कुछ पैसे कम रह जाते हैं, जिसको हम डेफिशिएंसी कहते हैं, है ना, वो होता है। तो ये होता है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट गारंटी का, है ना। तो जैसे इसमें 86 की बात हो रही थी, तो वो एक बार और दिखा देता हूँ कि देखो लॉस भी हो रहा है, लेकिन हमें फिर भी गारंटी देनी पड़ रही है ना। तो देखो इसकी स्टोरी क्या थी। अब इसमें एक पार्टनर है, उसको 1,50,000 की गारंटी दी, राइट, लेकिन देखो लिखा है फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने रुपए का लॉस हो गया, 30,000 का लॉस हो गया। अब 30,000 का लॉस अगर हम जब तीनों में बांटेंगे, तो जो अब्बास है उसको कितना प्रॉफिट, कितना लॉस मिला था, 10,000 का। यहाँ पे डायग्राम पे समझाया था, ओन अंडरस्टैंडिंग जहाँ लिखा है। अब्बास को कितना लॉस मिल गया, 10,000 का, और हमने उसको गारंटी दे रखी है कि तुम्हें कितना प्रॉफिट मिलेगा, 1,50,000 का। तो मतलब मैंने डायग्रामेटिकली ये समझाया था कि हमें अब्बास को 1,50,000 का प्रॉफिट देना था, ऊपर जाना था हमें, लेकिन हम नीचे चले गए, हम 10,000 का लॉस दे रहे हैं उसको। तो नाउ वी हैव टू गिव कितने रुपए, 1,60,000। तो ये क्वेश्चन में बस ये समझाया था कि अब हमें अब्बास को 1,60,000 रुपये देने पड़ेंगे, ये मतलब था। तो बस, तो अब्बास जो है उसको 1,60,000 रुपये हमें देने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैंने एक एंट्री यहाँ पर लिखवाई थी, वो बस आप एंट्री देख लो। फर्स्ट वाली जो है, अशमित डेबिट, करमान डेबिट टू अब्बास। तो अब्बास जो है उसको टोटल कितने रुपए मिले हुए हैं, 1,60,000 रुपये। मतलब ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट था कि लॉस के केस में भी क्या करना है, अपने को गारंटी देनी पड़ेगी। तो क्लियर हो गई कॉन्सेप्ट कहानी। चलो, तो ये मतलब इसका पूरा कॉन्सेप्ट था। तो आपको जब भी रिवाइज करना हो तो मतलब आप इसी ऑर्डर में करो, तो इससे आपको चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे।